स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कहते हैं ना, सच छुपाए नहीं छुपता। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है जब हम चाइना एज अ कंट्री के बारे में बात करते हैं, जिसने बहुत सालों से अपने इकोनॉमिक नंबर्स को कहीं ना कहीं हाइड या कंसील करने की कोशिश करी है। अब जब इकोनॉमिक नंबर्स और डेटा बाहर रिवील हो रहा है तो पता चल रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा क्राइसिस की स्टेज में है। अब सिंस चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और बहुत सारे कंट्रीज पे डिपेंडेंट फॉर द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना, अब अगर चाइना में क्राइसिस आता है तो उसका वर्ल्ड ओवर इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। सो आज के हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट शो चाइना इज इन क्राइसिस और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी में। सो वेलकमिंग यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट शो दैट चाइना इज इन क्राइसिस as well as its impact in India. Before moving forward, हमें ये देखना है कि हमारा जो GS फाउंडेशन बैच है स्टडी IQ द्वारा लाया गया लाइव फाउंडेशन बैच, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 22 अगस्त को। बहुत जल्दी एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। अपनी फैकल्टीज से लाइव अपने डाउट्स पूछने का और पढ़ने का इससे बेहतर मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ पे करने होंगे फॉर द एंटायर 900+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस के लिए 18,999 रुपीज, अगर आप कोड यूज करते हो नानकी लाइव। अब चलते हैं फिर से हमारे वीडियो पे, जहां पे हम बात कर रहे थे कि भाई ऐसे क्या इंडिकेटर्स है जो ये दर्शाते हैं कि चाइना इज इन स्टेट ऑफ क्राइसिस। तो सबसे पहले अगर इंडिकेटर की बात करें, सो दैट इज बीइंग डिपिक्टेड बाय द GDP। हम किसी भी कंट्री की ग्रोथ को GDP से मेजर करते हैं, और जब अगर चाइना के GDP की बात करें और इस ग्राफ से देखें तो चाइना का जो GDP का ग्रोथ रेट है वो फॉल करता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। इफ यू सी इन 2020 ऑल्सो जो ग्रोथ रेट GDP ने रजिस्टर किया था समवेयर वाज अराउंड 2.24, बट चाइना फ्लेयर्ड टू मैनेज वेल इवन द टाइम ऑफ कोविड। अगर कोविड की बात करें, इवन आफ्टर द फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक 8.08% वाज द ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड बाय द चाइना इन इट्स GDP। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टार्क फॉल आया है। बहुत सारे रीजंस हैं इसके, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट फर्स्ट थिंग वी हैव टू नोट डाउन इज कि जो ग्रोथ रेट ऑफ GDP है वो काफी उसमें गिरावट देखी जा रही है। और अगर लास्ट 4 महीने का डेटा देखें, दैट इज फ्रॉम February to June 2022, February to June 2022 के डेटा की बात करें तो GDP में जो ग्रोथ रेट रजिस्टर हुआ है दैट इज जस्ट 0.4% ऑफ ग्रोथ रेट। अब इसका रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन इज कि जीरो कोविड पॉलिसी, चाइनीज गवर्नमेंट जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो करती है इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड केसेस। अब कहीं पे भी अगर थोड़े से भी कोविड केसेस आते हैं तो चाइनीज गवर्नमेंट उस पूरे एरिया में फिर से बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा देती है। अब लॉकडाउन लगने से मोबिलिटी प्लस बिजनेस एक्टिविटीज पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं और जिस वजह से इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो कहीं ना कहीं फॉल कर जाता है। तीसरा रीजन जो है क्राइसिस का वो है रेड लाइन पॉलिसी विच इज बीइंग फॉलोड। रेड लाइन पॉलिसी क्या है? ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ चाइना को दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। अंडर दीज गाइडलाइंस क्या है कि जब भी किसी बैंक को अगर लोन एक्सटेंड करना होगा टुवर्ड्स दी हाउसिंग और दी रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, उनको कुछ क्राइटेरियाज मीट करने होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि चाइनीज की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है हाउसिंग प्लस रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग प्लस रियल एस्टेट सेक्टर। एंड जब इसी सेक्टर को फंड्स का फ्लो रोक दिया जाएगा या कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो अपने आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्लो डाउन तो देखा ही जाएगा, गिरावट तो रजिस्टर करी ही जाएगी। क्योंकि अगर ये सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कहीं ना कहीं धीमा हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज स्लम्प इन दी सेल्स ऑफ हाउसिंग सेक्टर। जब क्रेडिट फ्लो नहीं हो रहा है रियल एस्टेट प्लस हाउसिंग सेक्टर को, देन डेफिनेटली देयर इज अ स्लम्प विच इज बीइंग सीन। लोग नहीं खरीद रहे हैं नए घर, कस्टमर्स हैव the consumer are losing confidence in the market and that is why slump
in sale is being seen in the housing sector of China. Next is fall in the factory outlet. इंडिया में फैक्ट्री आउटपुट देखा जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के द्वारा. चाइना में बात करी जाती है फैक्ट्री आउटपुट की, तो अगर वहां का फैक्ट्री आउटपुट देखे तो स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग वो भी फॉल कर रहा है, विच अगेन कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है, विच अगेन शोज एंड डिनोट्स दैट देयर आर सम साइंस विच आर ऑफ कंसर्न्स. कहीं चाइना क्राइसिस की तरफ मूव तो नहीं कर रहा. एंड लास्ट इज रिवर्स ड्राइंग अप ड्यू टू ड्रॉट. चाइना इज गोइंग थ्रू सीवियर ड्रॉट, और वहाँ पे जो रिवर्स है, जो यूजुअली सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है एंड सोर्स ऑफ लॉजिस्टिक्स होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं ड्राई अप कर रही है. चाइना की एक मेजर रिवर जिसको यांगसे रिवर कहा जाता है, ये उसकी फोटो और आप देख रहे होंगे कि वाटर लेवल किस तरीके से डिप्लीट कर गया है बिकॉज ऑफ दी ड्रॉट्स फेस्ड बाय द कंट्री. सो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे हम देख सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, चाइना इस टाइम एक क्राइसिस की सिचुएशन में से निकल रहा है. अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, क्योंकि इंडिया जस्ट इसका नेबर एंड डेफिनेटली इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इम्पोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सेमीकंडक्टर्स. तो डेफिनेटली जब चाइना में क्राइसिस आएंगे या चाइना में स्लम्प आएगा तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे तो पड़ेगा ही, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ प्रोज ही नहीं होते हैं, कॉन्स भी होते हैं. हमेशा कहा जाता है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. तो आइए दोनों पहलुओं को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो क्राइसिस इन चाइना है वो इम्पैक्ट करने वाला है इंडिया को. अगर हम फर्स्ट डायमेंशन की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इंडिया इज द नेट इंपोर्टर फ्रॉम चाइना, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट के सिनेरियो से देखा जाए तो ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू इंपोर्ट, बहुत सारे इंपोर्ट्स जो हम चाइना से करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है. अगर वहाँ स्लम्प आता है, वहाँ रिसेशन आता है, वहाँ पे अगर बार बार प्रोलॉन्ग लॉकडाउन्स लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन है उसमें फिर से डिसरप्शन कॉज होगा. और अगर वहाँ सप्लाई चेन में डिसरप्शन कॉज होता है तो उस वजह से फिर से इन्फ्लेशन का डर बन जाएगा. ऑलरेडी अगर इन्फ्लेशन की बात करें इंडिया में, तो लास्ट कुछ टाइम से इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो आउट ऑफ दी टॉलरेंस बैंड है. टॉलरेंस बैंड क्या होता है? आरबीआई ने एक टॉलरेंस बैंड सेट किया हुआ है, दैट इज फ्रॉम 2 to 6%. 2 to 6%, that is what is the flexible inflation targeting in India. That is what regime is being followed. तो इन्फ्लेशन का रेट 2 to 6% के बीच में अगर होता है इंडिया में, that is not a cause of worry. बट अगर ये 6% से ऊपर चला जाता है, then definitely there is a cause of worry for the central bank of the country. And अगर हम कुछ टाइम से देखें तो yes, definitely the inflation level is out of the tolerance band. अगर चाइना में लॉकडाउन फिर से लग जाता है या स्लम्प आ जाता है तो क्या होगा? सप्लाई चेन में डिसरप्शन होगा, और अगर सप्लाई चेन में डिसरप्शन होता है देन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फिर से बढ़ेगा. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते ही क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा. और कौन सा इन्फ्लेशन कॉज होगा? दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ऐसा इन्फ्लेशन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से कॉज होता है. तो इंडिया में कहीं ना कहीं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होने की काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. अब चलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट पे. तो अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड या डिपेंडेंट नहीं है चाइनीज स्टॉक मार्केट विच इज द शांघाई स्टॉक एक्सचेंज, अनलाइक हांगकांग मार्केट और दी साउथ कोरियन मार्केट, जिसपे इंडियन स्टॉक मार्केट की डिपेंडेंसी ज्यादा है. अगर वहां ज्यादा हलचल या फ्लक्चुएशन होती है, इट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन दी इंडियन स्टॉक मार्केट एज वेल. नाउ मूविंग ऑन टू दी मेटल प्राइजेस. अगर मेटल प्राइजेस की बात करें, सिंस आई सेड कि हाउसिंग सेक्टर एंड रियल एस्टेट सेक्टर में स्लो डाउन है चाइना में, तो मेटल की डिमांड जो है कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो गई है. देयर इज रिडक्शन सीन इन दी डिमांड फॉर मेटल. अगर मेटल लेस कंज्यूम किया जा रहा है वर्ल्ड में, एंड स्पेशली इन चाइना विच इज द मेजर कंज्यूमर ऑफ मेटल बिकॉज ऑफ इट्स हाउसिंग सेक्टर, तो अपने आप जो प्राइजेस हैं मेटल के वो सॉफ्टन कर जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे. अब बात करते हैं ऑल्सो एट द सेम टाइम, अगर हम क्रूड ऑयल प्राइसेस की भी बात करते हैं तो क्रूड ऑयल प्राइसेस भी कहीं ना कहीं नीचे आएंगे बिकॉज चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर
ऑफ द क्रूड ऑयल इन दी वर्ल्ड, और अगर वहां पे डिमांड कम होती है तो डेफिनेटली प्राइजेस कहीं ना कहीं नीचे जाएंगे आगे जाते हुए। इंडियन स्टार्टअप्स की बात करें तो इंडियन स्टार्टअप्स को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है बिकॉज ऑफ दी डिपेंडेंसी ऑन दी फॉरेन फंडिंग। इंडियन स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग पे डिपेंडेंट है रादर देन डोमेस्टिक फंडिंग पे। अगर चाइना में क्राइसिस आते हैं तो कहीं ना कहीं जो वेंचर कैपिटलिस्ट है जो मोस्टली चाइना से है, डेफिनेटली उनकी फंडिंग फ्लो का इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर भी। नेक्स्ट इज इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे असेंशियल है सेमीकंडक्टर्स। लास्ट ईयर भी सेमीकंडक्टर क्राइसिस हुए थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंप्यूटर इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री केम टू एन हॉल्ट। और अगर अब फिर से चाइना में या फिर चाइना के जो नेबर है ताइवान में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है विच इज ऑलवेज ओमनी प्रेजेंट एंड इज एन एवरग्रीन इशू, अगर फिर से वहां पे इशू इरप्ट होता है तो डेफिनेटली सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई में भी इशू क्रिएट होंगे, सप्लाई में शॉर्टेजेस क्रिएट होगी एंड डेफिनेटली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो इतनी मुश्किल से फिर से बैक ट्रैक आई है तो कहीं ना कहीं वो भी सफ़र करेगी। एंड लास्ट इज इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एपीआईज जिसका फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि एक कोर कंपोनेंट होता है मेडिसिन बनाने के लिए, स्पेशली दी एंटीबायोटिक्स। सो इंडिया डिपेंड्स टिल द एक्सटेंट ऑफ 80% फॉर द इम्पोर्ट्स ऑन चाइना। और अगर वहाँ पे अगेन एज आई सेड अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन होता है या फिर प्रोलॉन्ग लॉकडाउन होते हैं बिकॉज ऑफ द जीरो कोविड पॉलिसी, डेफिनेटली इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे भी इसका डीप इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी हाउ शुड इंडिया डील विद इट। इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो रेजिलिएंट इनफ रहे, बिकॉज डेफिनेटली इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, और अगर वहाँ क्राइसिस होते हैं तो डेफिनेटली इंडिया पे भी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट तो होगा ही। सो व्हाट इंडिया कैन डू इज व्हाट वी विल डिस्कस एट द एंड। फर्स्ट इज प्रमोट सेल्फ रिलायंस विच गवर्नमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है कि हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंट ना रहना पड़े, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द आइटम्स दैट import from the other countries. दूसरा है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन गवर्नमेंट एंड दी सेंट्रल बैंक शुड टेक मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कहीं ना कहीं आरबीआई ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं हाई इन्फ्लेशन को जो ऑलरेडी टॉलरेंस बैंड के बाहर है। सो दे शुड इवन टेक मोर स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल डाउन द इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर पीछे से सप्लाई चेन की वजह से अगर कॉस्ट इंक्रीज हुई तो देन डेफिनेटली इंडिया विल विटनेस द बर्न ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ स्टॉक ऑफ एपीआईज इन एडवांस, क्योंकि हमने कहा था कि इंडिया डिपेंडेंट है चाइना पे फॉर द इम्पोर्ट ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो पहले ही इंडिया को स्टॉक बना के रख लेना चाहिए कि कल को वहां पे कोई आपदा या मुसीबत आती है तो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको सेटबैक ना हो। एंड लास्ट इज एंगेज विद नेबर इन इट्स क्राइसिस। चाइना एज अ मेजर पावर इन दी साउथ ईस्ट एशिया बहुत सारे कंट्रीज को कहीं ना कहीं क्राइसिस के टाइम हेल्प करता है, जिसको कहा जाता है चेक बुक डिप्लोमेसी ऑल्सो। सो सिंस अभी चाइना खुद ट्रबल में, सो इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जाके जो कंट्री क्राइसिस से निकल रही है जैसे कि बांग्लादेश, जैसे कि नेपाल, उनको जाके रिलीफ पैकेजेस ऑफर करे सो दैट इंडिया कैन ऑल्सो शो इट्स प्राउएस इन दिस फील्ड एंड कैन सुपरसीड चाइना गोइंग फॉरवर्ड। सो विद दिस वी कैन कंक्लूड दैट येस, पहले तो हमने देखा कि किस तरीके से क्या इंडिकेटर्स है जो कि दिखाते हैं कि चाइना इज इन दी स्टेट ऑफ क्राइसिस और उसका क्या स्पिल ओवर इफेक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। आप ऐसे ही टॉपिक्स से और ज़्यादा अपडेटेड रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल विच इज़ nanki_b22 एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम पेज विच इज़ इकोनॉमिक्स विद नानकी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।